Yes, so good morning, students. Okay. Just give me a time to share the screen. Mhm. So last time I think so we have computed the stress. We are on the nervous system. Let me see. 1 minute. Chapter 7. Stressor and the type. We have seen the internal and the external. Wait, process what? ID और इको हुआ था. ओके वी वर ऑन द डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है. हम डिफेंस मैकेनिज्म पे थे. एंड अपना यहाँ तक हो चुका था. सो हियर द डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब अगर हम देखें तो दोनों की चीजें अगर अलग अलग एक वर्ड सिंपल वर्ड्स में बोले तो डिफेंस का मतलब होता है किसी चीज से बचना. ठीक है. अपने आप को बचाना एंड द मैकेनिज्म हाउ वी वर्क अबाउट इट. तो किसी भी चीज को लेके हम कैसे बच सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है. व्हाट आर द थिंग्स आर देयर हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको हम कैसे उस ऑब्स्टेकल्स को hurdles को उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं. सो व्हाट द मैकेनिज्म वी कैन यूज. So here are the some of the examples. Let me see. So different types of the defense mechanism है. The first one here कि Azhar went to a fair against his father's wish and got lost. When he was a child, he slept on street for 3 days. He went through a lot of stress during that period, but he does not remember the incident at all in his childhood. अभी कुछ साल पहले की बात बताई जा रही है जहाँ पे इधर को एक मेले में जाना था. ठीक है. लेकिन उसके डैडी जाने नहीं दे रहे थे. तो अपने डैडी के अगेंस्ट में होके ठीक है ये गया. बट बैड लक ये थी कि वो वहां पर खो गया. ठीक है. और जब वो खो गया तो रास्ता भटक गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो 3 दिन उसको रोड पे सोना पड़ा. मतलब 3 days ही वॉज लॉस्ट. लेकिन बचपन की ये जो एक लॉसनेस थी जो एक जो इंसिडेंट था वो कभी वो भूल नहीं पाया. एक ये चीज थी. सेकंड, रॉबर्ट was scolded by his boss
in the office. After coming home, he scolded his wife for no reason. रॉबर्ट आया एक दिन यहाँ ऑफिस से, अननेसेसरी ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग, मीन्स मतलब चिल्लाना चालू किया, screaming and yelling to his wife without any reason. तो इसमें हमें इसमें भी एक प्रॉब्लम ही दिख रहा है. Then next we can say the Pritham. Pritham had a lot of anger toward his boss. Instead, Pritham denies being angry and feel that his boss has lot of anger toward him. ना यहाँ पे थोड़ी सी चीजें रेसिप्रोकल हो रही है कि प्रीतम बहुत गुस्से में है अपने बॉस से. इंस्टेड प्रीतम डिनाई, फिर भी यहाँ पे प्रीतम क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है बीन एंग्री, और वो ऐसा फील करवा रहा है कि हैज अ लॉट ऑफ एंगर टुवर्ड हिम. उसको ऐसा फील हो रहा है कहीं बॉस तो उसके साथ एंग्री नहीं है इतना, एंड वो थोड़ा सा काम डाउन लग रहा है. नेक्स्ट वन, मिताली लाइक अ बॉय. मिताली लाइक्स अ बॉय बट द बॉय डज नॉट लाइक मिताली. मिताली लाइक टू राइट पोएट्री एंड डाइवर्ट हर माइंड टूवर्ड पोएट्री. मिताली एक लड़की को पसंद करती है बट लड़का मिताली को पसंद नहीं करता. तो उतना उसने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिया. राधिका मदर हैज अ वायलेंट टेम्पर, बहुत गुस्से वाली है. तो राधिका स्टार्ट इमिटिंग मैनरिज्म ऑफ हर मदर. अब राधिका को ये चीज समझ में आ रहा है कि उसके मम्मी का जो मैनरिज्म है वो कैसा है. और कहीं ना कहीं इमिटेट करने का मतलब ये हो गया कि उसको कॉपी भी करना होता है. परमिंदर इज पुअर एंड कैनॉट फुलफिल हिज डिजायर. परमिंदर से ड्रीम ऑफ लिविंग इन अ लग्जरियस लाइफ. ठीक है, उसका डे ड्रीम है ये, एक लग्जरियस लाइफ में जीना चाह रहा है. देन जुबिन कैनॉट अफोर्ड अ कार, ही से कार हैज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. जुबिन कार अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और उसका रीजन ये देता है कि कार एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. नाउ दिस आर दी थिंग्स and how we are going to defense mechanism we can use for this purpose. ठीक है, ये सारी चीजों के लिए. just give me a second. हम्म, स्नेहा, स्नेहा शाह. स्नेहा, अनम्यूट करो अपने आप को. स्टूडेंट्स, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, यस और नो मैसेज करो मुझे. स्टूडेंट्स, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? दो मिनट। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो. ओके फाइन, डन. ठीक है, आई जस्ट वांट टू रीड समवन. कौन रीड करेगा? अयान करोगे? अर्चिता? ओके रीड. हाँ आलिया. ओके आलिया, स्टार्ट बेटा. एक्टिविटी के नीचे से पढ़ना है ना? नहीं, एक बार एक्टिविटी भी स्टार्ट कर दो तो एक फ्लो मिल जाएगा. ओके मैम. ओके. हाँ. एक्टिविटी 9.
Following are the examples of different types of defense mechanisms. Go through them. First, went to a fair against his father's wish and got lost when he was a child. He slept on streets for 3 days. He went through a lot of stress during that period, but he does not remember the incident at all in his adulthood. Second, Robert was scolded by his boss in the office. After coming home, he scolded his wife for no reason. Third, Pritham has a lot of anger towards his boss. Instead, Pritham denies being angry and feels that his boss has a lot of anger towards him. Fourth, Mithali likes a boy, but the boy does not like Mithali. Mithali likes to write poetry and divert her mind towards poetry. Fifth, Radhika's mother has a violent temper. Radhika starts imitating mannerism of her mother. Sixth, Parminder is a poor and cannot fulfill his desires. Parminder daydreams of living a luxury life. Seventh, Zubin cannot afford a car. He says cars are not environment friendly. Defense mechanisms are the unconscious strategies used to protect the ego from shattering due to unacceptable harsh reality. It is a it is a phase saving device. It functions as a shock absorber. It is it is a stop gap arrangement that provides some time to the person to come to terms with reality. However, it should be used moderately. Excessive use of defense mechanisms lead to a habit of escaping from reality and indulgence in falsehood about one's own self. However, reality chases and sooner or later one has to face reality. The reality does not change. At such point of the time the ego is no longer protected and it may lead to symptoms of mental disorder. Defense mechanisms is indirect way of to combat stress. Some of the defense mechanisms described by Dr. Sigmund Freud are as follows. First, repression. As seen in Azar's case, Azar has unconsciously repressed the traumatic incident. This defense mechanism is called as repression. Repression is an unconscious mechanism employed by the ego to keep disturbing or threatening thoughts outside our conscious awareness. Thoughts that are often oppressed are those that would result in a feeling of guilt from the superego. Repression is different from suppression, wherein the material can be recalled up to a certain extent, whereas in repression the person forgets those memories completely and can't retrieve them back. It is a different form of it is a different from actual forgetting us, as after the breakup a person may just forgot about his girlfriend altogether. Means done. Second, displacement. As seen in Robert's example, Roberts displaced his own feeling of anger to his wife. This is known as displacement. Displacement is the reaction of an impulse, usually aggression, onto a less powerful target. In this, as a person can't retaliate against the actual source of anger, the person redirects his anger on a less threatening object. If the principal get angry with the teachers, she may come to class and start scolding students without any strong reason. Third, projection. As seen in Pritam's case, Pritam projected his own feeling of anger onto his boss. This is called projection. This involves individual attributing their own thoughts, feeling, and motive to another person. Rakesh could not write his paper well as he had not studied. He will not accept that he is the one responsible for it. He may say that most of the questions were out of syllabus. Fourth, sublimation. As seen in Mitali's case, Mitali diverted her pain and energy toward a constructive and attractive cause. This is called sublimation. Sublimation is considered to be more adaptive defense mechanism in that it can transform negative anxiety into more positive energy. Instead of converting this
energy into socially unacceptable behavior. A person may use sublimation to redirect the motivation into more acceptable, even productive endeavors. Freud believed that artists' creative energies were often a refocusing on carnal impulses or other anxieties through sublimation. Fifth, identification. As seen in Radhika's case, Radhika subconsciously adopts the manners of her mother, whom she is afraid of. This is called identification. In this, by adopting the person's mannerism, repeating phrase and language patterns, a person tries to use and mirror his character traits and start behaving like another person, trying to control one's anxiety level. Sixth, daydreaming. As seen in Parminder's case, Parminder resorted to daydreaming in order to escape the reality of poverty. When life appears to be distressing, people often use fantasy as a word of escaping reality. An adolescent may daydream about standing first in the exam or getting most popular person as a friend. It is dangerous for adolescent mental health. If they daydream excessively, they may lose touch with their reality. Seventh, rationalization. As seen in Zubin's case, because Zubin could not fulfill the expectation, he gave false excuses. He gave false excuses. This is called rationalization. Rationalization occurs when a person attempts to explain or create excuses for his failure. In doing so, an individual is able to avoid accepting the true cause or reason of his failure. Beside the defense mechanisms we have discussed, there are few more which are depicted in figure 6.13. Activity 8. Can you think of stressful situation in your life? How did you cope with them? Was it a problem focused coping or emotion focused coping? If it was emotion focused, was it positive or negative? Do you think you make use of any of the defense mechanism mentioned in this chapter? When and how? In this chapter, we have seen some general method of how people cope with stress. We hope that this awareness will definitely make you understand the cause of stress in your life and give you some idea of dealing with them by using a more realistic approach. Defense mechanism: denial, regression, rationalization, compensation, reaction formation. Yes, Yali. चलो आइए, thank you so much. uh, Let me explain the things now. तो हमने ये एग्जाम्पल्स ऑलरेडी पहले देख लिया, 7 एग्जाम्पल्स, जिसमें अजहर, रॉबर्ट, प्रीतम, मिताली, राधिका, परमिंदर और जुबिन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अजहर का एक्सपीरियंस जो था वो फेयर का था, मेले का। रॉबर्ट का वाइफ वाला। एंड प्रीतम जो बॉस का। मिताली क्रश का, बॉयफ्रेंड का। राधिका मदर के बिहेवियर का। परमिंदर डे ड्रीम। और जुबिन अफोर्ड नहीं कर सकता, कार वाला। ठीक है ना। डिफेंस मैकेनिज्म आर दी अनकॉन्शियस स्ट्रेटेजीज होती है, अनकॉन्शियस स्ट्रेटेजीज होती है। वी डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं। सो वी यूज टू प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम द स्टेरिंग ड्यू टू अनएक्सेप्टेबल एंड हार्श रियलिटी। मतलब अगर आपको कोई कोई चीज बोलता है, किसी भी इंसान ने, कि तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन आप क्या बोलोगे? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये बात सच है तो सच है, जो सच है मैंने वही कहा है। ठीक है। या मेरा बिहेवियर ऐसा है तो मैं ऐसा ही हूं। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू से, बट आई एम लाइक ओनली दिस। तो आप क्या बोलोगे कि देख, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि तेरा जो ये तरीका है, बिहेवियर है, और ये जो तू कर रहा है ना, ये गलत है। और एग्जैक्टली आप वो पर्सन हो सही में जो गलत दिख रहे हो, वो है, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। बट वो चीज आप मानने को रेडी नहीं हो। जब आप चीज अगर वो मानने को नहीं रेडी हो, हार्श रियलिटी आप एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो, तो यहाँ पे एक आपका ईगो शेटर हो जाता है। मतलब आप ऐसे इंसान हो जहाँ पे आपके हाँ में हाँ लोग मिलाए। हम्म, आप जो सही बोलो वो सही हो,
So this is the thing, is this type of the person having these things, right? So it is a face of the saving device. It functions as shock observer. It is an stop gap arrangement that provides some time to the person to come टू टर्म विथ रियलिटी. यहाँ पे ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर इनको थोड़ा सा समय आपने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, सो यू हैव टू जस्ट गिवन सम टाइम गैप दे दो, वो समझते हैं. बट दिस टाइप ऑफ द पर्सनालिटी नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ. वो खुद रियलाइज करते हैं वो अपनी रियलिटी. बट एट द टाइम व्हेन यू आर सेइंग दैट टाइम, आप उनको थोड़ा भी शटर नहीं कर सकते, ठीक है. सो हाउएवर इट शुड बी यूज मॉडरेटली. ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म वो होती है जहां पे हम अपने आप को सही साबित करने के लिए जान लगा देते हैं, भले हम गलत हो. So excessive use of defense mechanism lead to inhibit a person from reality and intelligence in falsehood about one's own self. अगर हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था अपने आप को बचाना, अपने आप को सेव करना, ठीक है. सो ये जो अगर हैबिट है कुछ ज्यादा ही हो जाए, आप रियलिटी समझ नहीं पा रहे हो और गलत से अपने आप को, मतलब यू नो और यू डोंट नो, माइट बी, दोनों हो सकता है. Right. स्टूडेंट जस्ट गिव अ टाइम, जस्ट गिव अ मिनट टू मी, तो सब रीड करो. 2 मिनट. ओके. हाँ, तो यहाँ पे हम वही देख रहे थे कि ये जो लोग होते हैं अपने आप को डिफेंस करते रहते हैं, ठीक है, कि मैं गलत नहीं हूं तो नहीं हूं, मैं सही हूँ. सो हाउएवर द रियलिटी चेसेस द सूनर और लेटर वन हैज टू फेस इट. रियलिटी डज नॉट स्टैंड. यहाँ पे आप कितना भी झूठ बोल लो, आप अपने आप को कितना भी बचा लो उस चीज से, लेकिन रियलिटी तो आपके सामने आनी है, आज नहीं तो कल, ठीक है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन आपका ईगो इतना बड़ा होता है कि आपको चीजें, सही चीजें दिखाई नहीं देती है. उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, जहाँ पे आप सही चीज को अपना नहीं रहे हो, अपने आप को बचाने के लिए वो मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हो. So, at such point at the time, the ego has no longer protected and it may
लीड टू सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। और यही चीज अगर लॉन्ग टर्म तक चलती है, कितने लोग से आप लड़ोगे, कितने लोग को आप सही साबित करने के लिए लगा दोगे अपनी जान, ठीक है, आप कितने लोग को गलत प्रूफ करोगे। क्यों? जो चीज है तो है, ठीक है। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि कोई क्रिकेट मैच हो रही है, क्रिकेट मैच में आप क्लियरली दिख रहे हो कि यू हैड चीटेड, ठीक है, आपने वहां पे चीटिंग की है। इतने लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं कि तूने ये किया, बट आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हुए आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो और आप अपनी बात ही आगे रख रहे हो। हाँ, तो ये क्या होगा? आपने एक बार किया, दो बार किया, नाउ द पीपल विल गिव यू वन ऑफ द नेम, दैट इज चीटर। कि भाई ये जहां जाता है वहां पे चीटिंग करता है, ये करता है, वो करता है। ये चीजें आप किसी को, और ऐसे टाइप के जो इंसान होते हैं ना, वो अपनी चीजें जल्दी शेयर भी नहीं करते, हाँ, किसी के साथ। ये बहुत सारी चीजें अपने अंदर मन में दबा के रखते हैं। बहुत सारी चीजें। दिस इज वन ऑफ द रीजन जहाँ पे ऐसे लोग जल्दी मेंटल डिसऑर्डर से रूबरू हो जाते हैं। उनको ये चीज की जो सामना ना बहुत जल्दी करनी होती है, क्योंकि ईगो रहता है ना। और ईगोइस्ट जो लोग होते हैं ना, वो जल्दी किसी से मेल जोल नहीं करते। और नहीं तो जो एक ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं जो सबके साथ मिलना जुलना, ये नहीं बोलते कि वो गुस्सा भी नहीं होते, उनके अंदर ईगो नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि उनको अपने सुपर ईगो के साथ में कैसे रहना है। तो सुपर ईगो ईगो को कंट्रोल करता है, ठीक है। बट इसके अंदर, इन लोग के अंदर सिर्फ ईगो ईगो और ईगो ही होती है, ठीक है। एंड दे हैव टू, देन वो सिम्टम्स मेंटल डिसऑर्डर्स के चालू हो जाते हैं। नाउ डिफेंस मैकेनिज्म इज एन इनडायरेक्ट वे टू कॉम्बैट स्ट्रेस। ये एक इन्विटेशन हो जाता है स्ट्रेस का, कि डिफेंस मैकेनिज्म को लेके सब झगड़े मोस्टली यही चीजों से स्टार्ट होते हैं। मोस्टली कि तूने ये किया गलत है, नहीं, मैंने जो किया वो सही है, तेरे नजरिए से गलत है, मेरे नजरिए से सही है। अब उसका फाइनलाइज करे कौन, कि वो जो चीज हुई है वो गलत है कि सही है, ठीक है। Now, some of the defense mechanism described by the Sigmund Freud. So we have the, I think so, five different mechanism है जो important है ये पढ़ना। एक है रिप्रेशन, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड है प्रोजेक्शन, फोर्थ इज सब्लिमेशन, फिफ्थ इज आइडेंटिफिकेशन, सिक्स्थ इज डे ड्रीम, सेवेंथ इज रैशनलाइजेशन। बस, ठीक है। नाउ नंबर वन पे जाएंगे हम, रिप्रेशन। As seen in Azhar case, Azhar has unconsciously repressed the traumatic incident. The defense mechanism is called a repression. Repression क्या होता है? अजहर अनकॉन्शियसली एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट में फंस गया था, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म, हम इसको रिप्रेशन बोलेंगे, कि ऑलरेडी वो उस इंसिडेंट में फंसने के बाद भी हम्म, वो निकलने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग हार्ड टू फाइट विद द इंसिडेंट। और वो सोच रहा है कि अब जो हो गया वो हो गया, नेक्स्ट टाइम। देखिए लाइफ में कोई भी चीज होती है ना, आप रहे, मैं रहूं, या कोई भी रहे, कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होती है जिसे आप चाहते हो कि वो सामने ना आए या मेरे दिमाग में ना आए। सेम अजहर के साथ भी वही चीज हुआ, बचपन में गलती हुई थी, वो मान रहा है वो चीजों को, लेकिन वो अपने आप को एक डिफेंस करने की भी कोशिश कर रहा है कि वो चीजों को मैं वापस सामने ना लेके आऊं। रिप्रेशन is an unconscious mechanism employed by the ego to keep disturbing or threatening the thoughts outside our conscious awareness. हमारे conscious awareness में हमारा जो unconscious part है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है जब कोई थ्रेटनिंग पार्ट आती है। थ्रेटनिंग पार्ट मतलब डर। एग्जाम्स के टाइम पे हम एकदम कॉन्शियस तरीके से पेपर लिखना चाहते हैं, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट चाहते हैं, वी वांट। बट व्हाट हैपन व्हेन वी
एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको पेपर्स नहीं मिला है अभी तक हाथ में, क्वेश्चन पेपर, स्टिल जस्ट यू हैव गॉट द आंसर शीट टू पुट द लाइनिंग। क्वेश्चन पेपर आपके डिलीवर होते होते तक जस्ट आपकी जो कॉन्शियस माइंड है ना, आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनकॉन्शियस में। कुछ टाइम के लिए आप जीरो पे आ जाते हो। आपको टेंशन ये सिर्फ एक ही चीज होती है, क्या मैंने जो पढ़ा है वो आएगा, राइट। तो एक टाइम के लिए हम कॉन्शियस कंडीशन में भी हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। और यही थ्रेटनिंग आपको एक रिप्रेशन का सीन बता रही हूँ मैं, ठीक है। The thought that are often repressed are those that would result in feeling of guilt from the superego. So repression is different from suppression. यहाँ पे repression और suppression दोनों अलग है, ठीक है। Wherein the material can be recalled up to a certain extent, where in repression the person forget those memory completed, ठीक है। suppression में चीजें जो याद रहती हैं यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ है कि यहाँ पे रिप्रेशन है जो सप्रेशन से अलग है, वेर जो मटेरियल हम रिकॉल्ड करते हैं सर्टेन एक्सटेंट तक, हम्म, ये सप्रेशन। और रिप्रेशन में द पर्सन फॉरगेट दोज मेमोरी, यहाँ पे रिप्रेशन में जो चीजें हैं कंप्लीटली भूल जाते हैं लेकिन कांट रिटेव देम बैक। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फॉरगेटिंग। हम वो चीज इंटीमेट करते हैं कि हाँ हम भूल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम चीजें भूले नहीं हैं। फॉरगेटिंग एज आफ्टर द ब्रेक, या पर्सन में जस्ट फॉरगेट अबाउट हिज गर्लफ्रेंड ऑल टुगेदर। ये एक एग्जांपल दे दिया, ये अच्छा है। नाउ वी विल कम टू द डिस्प्लेसमेंट as seen in the robot example. Robert display his own feeling of anger onto his wife. दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपना गुस्सा किसी और पे उतारना। तो ये डिस्प्लेस हो गया ना, मतलब यहाँ से वहां। So displacement is the redirection of an impulse, usually aggression, onto a less powerful target. In this, as a person can't retaliate against the actual source of anger, the person redirects his anger on a less threatening object. If the principal get angry with the teacher, she may come to class and start scolding student without any strong reason. एक मिनट है स्टूडेंट्स। ओके। हाँ, तो हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। कभी कभी आपने घर पे देखा होगा, इसमें तो ऑलरेडी एग्जांपल दिया हुआ है प्रिंसिपल एंड टीचर का। कभी कभी जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो टीचर्स के ऊपर चिल्लाते हैं। तो टीचर्स क्या कर सकती है, शी कैनॉट गिव द रिवर्ट बैक टू द प्रिंसिपल, तो शी विल कम इन द क्लास और वो आप लोगों पे वो गुस्सा उतारती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी घर पे भी आप देखोगे, मम्मी पापा के फाइट में जब पापा ऑफिस चले जाएंगे तो मम्मी का गुस्सा किसके ऊपर उतरेगा, आप लोगों के ऊपर उतरेगा। सो दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ एंगर, मतलब यहाँ से वहां, वहां से वहां। फिर आप भी शायद अपने फ्रेंड के ऊपर उतारो गुस्सा। हम्म। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, पास होती रहती है। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। नाउ द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है आपका ख्याली पुलाव, ठीक है। जो चीज नहीं है वो भी आप अपने स्टोरी में एडअप कर लेते हो। एक छोटा सा नीचे ये कार्टून में दिया हुआ है, वेरी गुड वन। मैं फेल हो गया क्योंकि मेरी टीचर मुझे हेट करती है। भाई, टीचर को हेट करने का टाइम कहाँ है इतना, हेट करने के लिए टाइम भी चाहिए ना। So there is no time to hate the teacher, मतलब to hate the students.
सो एज सीन इन प्रीतम केस, प्रीतम के केस में अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला अगर डिस्प्लेसमेंट वाला बॉस वाला था, ठीक है, रॉबर्ट का एग्जाम्पल वाइफ के साथ, यहाँ पे हम प्रीतम के केस का देखेंगे जो प्रोजेक्शन में है। प्रीतम प्रोजेक्टेड हिज ओन फीलिंग ऑफ एंगर ऑन टू हिज बॉस, ठीक है। यहाँ पे प्रीतम ने प्रोजेक्ट किया कि उसका बॉस उससे गुस्सा है। रियलिटी डोंट नो, बट उसका बॉस उससे गुस्सा है। तो ये क्या हो गया, प्रीतम का प्रोजेक्शन हो गया। हम्म। दिस इन्वॉल्व इंडिविजुअल एट्रीब्यूटिंग देयर ओन थॉट फीलिंग, अपना खुद का थॉट होता है, खुद की फीलिंग होती है, एंड मोटिव्स टू अनदर पर्सन, और उनको लगता है ये जो सब कुछ हो रहा है ये कर रहा है क्योंकि ये मुझसे जलता है, गुस्सा है, वगैरह वगैरह, मेनी ऑफ द रीजंस आर देयर। ये प्रोजेक्शन है। Rakesh could not write his paper well as he had not studied. He will not accept that he is one responsible for it. He may say that most of the questions were out of syllabus. भाई ने पढ़ा नहीं है। यहाँ पे एकदम जिंदगी अच्छे से चल रही थी, जैसे ही एग्जाम आती है वैसे ही दुनिया भर के टेंशन चालू। एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, पेपर मिल गया, क्वेश्चन पेपर मिल गया। अब यहाँ पे सर पे हाथ रखे, ओ भाई जी अब क्या होगा, ये कंडीशन। पेपर क्या गुड़ गोबर करके आए नहीं पता, बाहर आए, अब बोलेंगे वहां पे अरे यार टीचर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। अरे तुझे पता है, याद है तुझे, लेक्चर में तो ये कराया ही नहीं था, ये क्वेश्चन तो सिलेबस का ही नहीं है, ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, समझ में नहीं आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसके तो हमको मार्क्स मिलने ही चाहिए। चल मतलब ये प्रोजेक्शन हो गया, अब ये सिलेबस का नहीं है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वी विल गेट द 2 मार्क्स फ्री। हम्म। दिस इज द प्रोजेक्शन वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर डूइंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ दिस सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन हम मिताली के केस में देख रहे हैं। जहाँ पे मिताली डाइवर्ट हर पेन, अपना वो पेन और एनर्जी, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव और अट्रैक्टिव कॉजेस में लगा रही है। जहाँ पे मिताली के केस में क्या था, वो एक लड़के को लाइक करती है बट लड़का उसको लाइक नहीं करता, वन साइडेड लव है ये, दिस इज वन साइडेड लव। तो अभी सोच रही है भाई अब इसके पीछे ना टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। मतलब प्यार अंधा है बट इतना भी अंधा नहीं है ना कि आगे कुछ दिखे ना, तो छोड़ो भाई, वो गली में अंधा मतलब लाइट नहीं है, जिधर लाइट है हम उधर चलते हैं ना। तो मिताली ने अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट किया, द पेन मीन्स ये माइंड डाइवर्ट किया, अपने अपनी एनर्जी डाइवर्ट की जहां पे कंस्ट्रक्टिव और अट्रैक्टिव है। अगर जिस कभी भी एक इंसान अपना माइंड डाइवर्ट करता है, अपना रास्ता बदलता है, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। हम्म। सब्लिमेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ मोर अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों से लेके बड़ों तक, बुढ़ापे तक। हाँ? अगर आप बचपन में आपने किसी चीज की जिद की लेने के लिए, अब यहाँ पे ना 2-3 टाइप के पेरेंट्स होते हैं, एक बार आप जिद करके, आप भी शायद देखा होगा आप लोगों ने, एक पेरेंट्स दिला देंगे, आप बहुत जिद कर रहे हो, बहुत जिद कर रहे हो, अच्छा वो अच्छे जो पेरेंट्स है ना वो वाले दिलाने वाले, वो बोलेंगे नहीं बेटा अभी नहीं, बाद में लेते हैं हम, ठीक है। फिर आपको, चलो आपने जिद कर, नहीं 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 मुझे चाहिए 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 करके, अच्छा आपको दिला दिया, अच्छा देने के बाद आपको किस भी करेंगे पेरेंट आपके, ठीक है, ये चीज हो गई। एक पेरेंट ही होते, दूसरे पेरेंट कैसे होते हैं कि यहाँ पे मम्मी ये चाहिए मुझे, हाँ, नहीं बेटा अभी नहीं, बाद में, चलो, नहीं बहुत जिद किया आपने, कम से कम 15 मिनट, 15 मिनट नाक रगड़े, ठीक है, आधा घंटा नाक रगड़े आप उधर, लेकिन मम्मी की मजाल दिला दे। फिर पता नहीं कहाँ से एक दया की भावना आ जाती है और आपको वो सामान दिला देती है, लेकिन वो सामान दिलाते ही आपको रस्से भर यो ताने बुने करके सब सुनाते सुनाते लेके जाएगी।
थर्ड जो होता है, उसी सामान को दिलाने के लिए थर्ड बच्चा जिद कर लिया, रोड पे लेट गया, ये चाहिए तो चाहिए, लो। तुम शेर हो तो मैं महाशेर हूँ, ठीक है। ये ले, मम्मी उठाई, बाल पकड़ ले, ले धनाधन, तो को लेटना है ना, तुझे जमीन पे लेटना है ना, ले ले, तुझे लिटा रही हूँ मैं, ले ले ले। अब बेचारे को यहाँ पे सामान भी नहीं मिला और जमीन की धूल भी चाटनी पड़ी। तो ये इतने और भी हैं बहुत सारे। वी हैव एन मोर फॉर दिस, बट दिस इज दी मोस्ट जो चीजें होती है। तो यहाँ पे चीजें हम बोलेंगे, एक मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पे जो मम्मी है बहुत सारी चीजें सिखाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, मैंने बोला ना बहुत सारे, जैसे मुझे वापस से भी याद आया कि बच्चे ने जिद किया। मम्मी ने एक बार, दो बार, तीन बार बोल, नहीं नहीं नहीं। और ये जो बच्चा होता है, बेचारा चुपचाप होके अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, फिर चला जाता है। नो आर्ग्यूमेंट, नो नथिंग, थोड़ा मुंह लटकाया हुआ रहता है। अब इन चारों के एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो यहाँ पे उनके इच्छा के अनुसार कुछ कुछ चीजें मिली, चाहे कैसे भी करके। बट व्हाट अबाउट द लास्ट चाइल्ड? लास्ट चाइल्ड का क्या हुआ, जो अपने मन को मार के निकल गया? तो यहाँ पे अगर वो चीज ना मिली तो कुछ और सही, कि चलो हम देखते हैं, तो ही विल जस्ट कन्वर्ट हिज माइंड इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड अट्रैक्टिव, दूसरे के तरफ वो जाएगा। कि चल मुझे ये नहीं मिला, उसने अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया यहाँ पे, कि ये नहीं, कोई बात नहीं, वी विल अडेप्ट दिस डिफेंस। दैट इट कैन बी अ ट्रांसफर, नेगेटिव एंजाइटी भी लेके आएगी इनटू द मोर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ पे आप कुछ चीजें सीख के जाओगे। मिताली के केस में क्या है कि कोई बात नहीं, अगर वो लड़का मुझे लाइक नहीं करता तो कोई बात नहीं, वो उसकी चॉइस है, राइट। बट आई कैन नॉट, देखो कैसा होता है ना, आप लोगों की एज में एक फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, डेफिनेटली वो एक दिल और दिमाग को दोनों को टच करता है आपको, राइट। तो बहुत लोग भूल भी नहीं पाते, बहुत लोग वगैरह वगैरह, बहुत सारी सिचुएशंस चलती रहती है। बट यहाँ पे एक के भरोसे रहोगे तो व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स? पांच उंगलियां पांच जगह पे काम करती है, उसी तरीके से आपका दिमाग जो है, आप खुद हो ना, एक जगह पे सिर्फ लड़के के पीछे गोल गोल घूम के आपकी जिंदगी नहीं बीतने वाली है। यू हैव द अदर थिंग्स ऑल्सो इन योर लाइफ टू डू। तो मिताली ने ये चीजें अडॉप्ट करने की कोशिश की, एंड ही हैज जस्ट, उसने अपनी नेगेटिव एंजाइटी को किस में कन्वर्ट किया? पॉजिटिव एनर्जी में, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग हिज एनर्जी इनटू सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, a person may be use sublimation to redirect the motivational into the acceptable, even productive endeavor. उसे पता था कि मैं, लड़का लाइक नहीं करता, मेरा मूड खराब हो गया, मैं मुंह लटका के बैठूंगी, मैं मम्मी से नहीं बात करूंगी, पापा से नहीं बात करूंगी, फ्रेंड से नहीं बात करूंगी, मूड अपसेट, ये बिहेवियर नहीं ठीक रहेगा सबके लिए। तो छोड़ो इस बिहेवियर को, मुझे ऐसे रहना है सोसाइटी में कि लोग मुझे हंसते हुए मुझे ये करे। फिर उसने अपने मोटिवेशंस को रिडायरेक्ट किया और एक प्रोडक्टिव इंसान बन पाई, ठीक है। So Freud believed that the artist's creative energies were often refocusing on carnal impulses or other anxiety through sublimation। यहाँ पे ये जो आर्ट वाले लोग होते हैं, आप देखो कभी ना कि ये ज्यादा सोचते हैं। जब आप किसी एक चीज को लेके सोचते हो ना, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग हो गया, डांसिंग हो गई, और बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई, अगर आप किसी आर्ट को लेके सोचते हो ना, तो आपका माइंड जल्दी कहीं डाइवर्ट नहीं होता। यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दिस एक्सपेरिमेंट। एक बार आपको जाना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, कि अगर आप ड्राइंग करने के लिए सोच रहे हो, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो वो प्रोजेक्ट आप क्या करोगे, उसको पहले सोचोगे और समझोगे। जब सोचना आप चालू करोगे ना, तो कम से कम एक एक दो दो घंटे दिमाग में आपको ऐसे, इतना नहीं, आप घर पे सोओगे भी, आप ट्रैवलिंग भी कर, जब तक वो प्रोजेक्ट बन नहीं जाएगा ना, आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। सो दिस इज द वन ऑफ दी सब्लिमेशन का एक प्रोसेस है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा।
Come to the identification. As seen in the Radhika case. सो राधिका का केस जो है बहुत ही वायलेंट, उसकी मम्मी जो है बहुत ज्यादा ही वायलेंट है ना, उसके मैनरिज्म के ऊपर कुछ चीजें हैं. राधिका सबकॉन्शियसली अडॉप्ट द मैनर ऑफ her मदर whom she is afraid of. ठीक है. मैरिज्म मतलब जिस तरीके से उसकी मम्मी बिहेव करती थी, सेम राधिका भी वैसा कर रही है. दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन. मतलब मेरी माँ है तो मेरी जैसी है, मेरी बेटी है तो मेरी जैसी है, ये वाला. इन दिस बाय अडॉप्टिंग अदर पर्सन मैनरिज्म, इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो लोग होते हैं उनको देख के उस मैनरिज्म को हम कॉपी कर रहे हैं. और यही कॉपी करते करते हम अपनी आदत बना लेते हैं उसको. ठीक है. रिपीटिंग द फ्रेज एंड लैंग्वेज पैटर्न, a person try to use and mirror his character trait and start behaving like mother person trying to control one anxiety level. तो यहाँ पे इंटीमेट करना अपने मम्मी की जो रोल होती है, अपनी मम्मी की बातों को, ये भी एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी से, दिस इज आइडेंटिफिकेशन. नाउ दिस इज द ड्रे. बस एक वर्ड यूज किया था, ख्याली पुलाव पहले, वापस से वही वर्ड यूज करूंगी, ख्याली पुलाव. अपने दुनिया में, अपने ख्यालों में. ठीक है. So, as seen in Parminder case, Parminder resorted day by day in order to accept the reality of poverty. ठीक है. When life appeared to be distressing, people often use fantasy as a way of accepting reality. ठीक है. अब यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताया था. परमिंदर को कार बहुत पसंद है, चलाना और रखना भी. पर परविंदर ले नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता कार को. तो उसका एक्सक्यूज क्या है, बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज है, प्यारा सा. उसका एक्सक्यूज ये है कि भाई जो कार है ना, वो इको फ्रेंडली नहीं है. इसके लिए गाड़ी ज्यादा अच्छी, मतलब लाइक द साइकिल्स आर गुड. या तो जो टू व्हीलर्स है, तो यहाँ पे वो चीज ठीक नहीं. तो ड्री ड्रीमिंग तो यहाँ पे रियलिटी पॉवर्टी है, लेकिन दिखा क्या रहे हैं कि मैं मतलब एनवायरनमेंट के लिए नहीं, सो के कोई बात नहीं, नहीं जरूरत है, ऐसी वाली चीजें. एन adolescents may daydream about standing first in the exam or getting most popular person as his friend. It is dangerous for adolescents' mental health. If they daydreams excessively, अगर वो सपने ज्यादा देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत माइनस पॉइंट है, बहुत ही खराब चीज है. क्योंकि सपने देखना ठीक है, बट एक लेवल तक. और स्पेशली आपको जब पता है कि वो कंप्लीट नहीं हो सकता है ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कि आप कंप्लीट ना करो, बट देर आर समथिंग एट राइट पॉइंट, अभी नहीं. यू कैन वर्क आउट फॉर योर डे ड्रीम ना, आप अपने ड्रीम के लिए आप अच्छे मतलब लड़ सकते हो. लड़ने का मतलब आई मीन यू कैन वर्क आउट फॉर दैट. बट अपने दिमाग में ही ख्याल है, आप राजा महाराजा नहीं हो, लेकिन स्टिल यू आर थिंकिंग मुझे ये चाहिए वो चाहिए. इट कैन बी डेंजरस फॉर यू. और ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिसके सपने बड़े बड़े होते हैं ना, वो अपने पाने के लिए, इस अचीवमेंट को पाने के लिए कहीं कोई भी गलत रास्ता भी अपना लेते हैं. दैट इज टोटली रॉन्ग. इफ दे डे ड्रीम एक्सेसिवली दे हैव टच विथ रियलिटी. ठीक है. अगर वो डे ड्रीम बहुत एकदम पॉजिटिव पॉइंट पे लेके जाएंगे, दे कैन अचीव. बट अगर इसको पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाएंगे तो दैट इज वेरी बैड. तो परमिंदर का केस में सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, नेगेटिव तो नहीं, लेकिन वो ये चीज बोल रहा है कि कार इको फ्रेंडली नहीं, खरीद नहीं पा रहा है, तो उसने एक एक्सक्यूज दिया कि इको फ्रेंडली नहीं है तो इट इज नॉट गुड फॉर इट, राइट. ऐसा. कम टू दी रेशनलाइजेशन. नाउ हियर इन रेशनलाइजेशन में, एज इन जुबिन केस,
Because Zubin could not fulfill the expectation, he gave for excuses. This is called the rationalism. rationalism का मतलब क्या हो गया कि वो सच्चाई जो है हजम नहीं कर पा रहे, सॉरी, वो फुल एक मिनट हाँ। तो जुबिन के केस में क्या है कि वो एक्सपेक्टेशन जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे वो फॉल्स एक्सक्यूजेस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्या बताया था कि मैं एग्जाम में फेल हो गया बिकॉज टीचर जो है ना उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया था, या मुझे हेट करती है, या आउट ऑफ सिलेबस है। उन्होंने जानबूझ के मेरा मार्क्स काट दिया। तो जुबिन के केस में यही चीज है कि कि एक्सपेक्टेड आंसर मार्क्स नहीं आए, या उसे पता ही नहीं वो चीजें, तब वो ब्लेम जो है किसी और के ऊपर डाल दे रहा है। तो इसको हम किस में लेंगे? रैशनलाइजेशन। दिस विल कम इनटू द rationalization. Rationalization occur when a person attempts to explain or create excuses. Rationalization क्या करता है यहाँ पे? वो एक्सप्लेन करता है या तो क्रिएट करता है एक्सक्यूजेस को फॉर हिज फेलियर, कि मैं फेल हो गया बिकॉज सो एंड सो रीजन, मेरे वजह से नहीं हुआ। मतलब आप अपनी ब्लेम किसी और के ऊपर डाल रहे हो, राइट? इन डूइंग सो एन इंडिविजुअल इज एबल टू अवॉइड एक्सेप्टिंग द ट्रू कॉजेज और रीजन ऑफ हिज फेलियर। ठीक है, तो जो सच्चाई होती है वो उसी चीज को अवॉइड करता है और अपना जो चीज है वो दूसरे के ऊपर डाल देता है। Now, beside the defense mechanism we have discussed, there are few more of the depicts in the figure 6.3. देख लेंगे वो हम फिर नीचे एक्टिविटी है। So in this chapter we have seen some general method of how people cope up with stress. We hope that the awareness will definitely meet you to understand the stress in your life and give you the some idea of dealing with them by using the more realistic approach. यहाँ पे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म और है, ये लास्ट है, सो विल कंप्लीट इट। डिफेंस मैकेनिज्म में डिनायल है, रिग्रेशन है, रैशनलाइजेशन है, कॉम्पनसेशन है और रिएक्शन फॉर्मेशन है। इसके अलावा ये सारी चीज़ों भी है। मतलब रिएक्ट फॉर्म करना, तुरंत ही जो चीज है आपके रिएक्शंस में कर देना, सोचना नहीं, समझना नहीं। कॉम्पनसेशन, ये गलती हुई है, ये आपको देना पड़ेगी, कॉम्पनसेट। डिनायल नहीं, गलती नहीं मानना। रिग्रेशन, सेम चीजें। देन रैशनलाइजेशन, अपना ही सब कुछ सही। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वेर यू फाइट फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे गलत तो गलत उनके हिसाब से उनको लगता है। ठीक है, सो दिस इज वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, विल स्टार्ट द न्यू थिंग्स इन द न्यू चैप्टर। एवरीवन देन टेक केयर, बाय।